नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस हफ्ते की बहुत बड़ी जो खबरें रहीं, सुर्खियां रहीं, उस पर बात करेंगे अपने फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर के साथ। जानेंगे देश दुनिया के हालात क्या हैं और देखेंगे उन खबरों का मतलब क्या है। सबसे पहले अभिषेक, बात करें, आज जब हम लोग इस वक्त अपने स्टूडियो में द वर्ल्ड दिस वीक का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी सर। अभी तक पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में गवर्नमेंट की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि उनका स्टेटस क्या है, क्या वो घायल हैं, क्या वो जीवित हैं, क्या वो मर गए हैं, क्या वो किस अवस्था में हैं। उनके घर परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनके वकीलों तक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। तो इतनी खामोशी, इतना रहस्यमय चुप्पी इस तरीके से, और अब तक गवर्नमेंट का या जेल एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान का कोई बयान भी नहीं आया और बड़ा धरना चल रहा है। तो बहुत कुछ शेडी है, बड़ा अच्छा नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के हालात से गुजरेगा, टूट के कगार पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ा इशू हो जाएगा पाकिस्तान में, और उसका असर, उसकी आंच हमारे पर भी आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है, इंटरनल पॉलिटी डिस्टेबलाइज होती है, तो आर्मी को मौका मिलता है फिर से उसमें कंट्रोल बढ़ाने का। पर्दे के पीछे से वो वैसे ही काम करती है। तो सारी दुनिया में मुल्क हैं जिनके पास फौज है, पाकिस्तान एक फौज है जिसके पास मुल्क है। सही कह रहे हैं, एक फौज है जिसके पास मुल्क है। सही बात है, फौज ही चलाते ही हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सारी दुनिया में देश हैं, उनके पास सेना है। पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास देश है। सही कह रहे हैं सर। और ये पाकिस्तान में जो ये चल रहा है सर, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्लैश है दो ट्राइब्स के बीच में, पश्तून और पंजाबी। तो वहाँ ये पंजाबी और पश्तून के बीच का झगड़ा बहुत बड़ा है। उनकी तो जो आर्मी है, PSIR की समझ क्या कहती है कि इतना अगर कुछ है, जी सर, जो भी है, तो गवर्नमेंट को कम से कम एक क्लियर कट स्टैंड देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और फैमिली मेंबर्स को मिलने की परमिशन भी देनी चाहिए। क्योंकि ये ह्यूमन राइट है। मानवाधिकार भी कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान में ना मानवाधिकार है ना संविधान है। और इमरान खान के साथ अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मान लीजिए अगर, जैसा अफगान मीडिया ने क्लेम किया है कि इमरान खान को मार दिया गया है, और केवल अफगान मीडिया नहीं सर, जो हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जापान की मीडिया ने भी ये क्लेम कर दिया है। देखिए, मैं कुछ पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं जी, उनको देख रहा था, तो उसमें भी जो प्रो इमरान सिंपैथाइजर या उस तरीके के लोग हैं, उनका ये मानना है कि खुदा न करे, लेकिन शायद इमरान खान के साथ ज्यादती हुई और उसका वहाँ शिकार हो चुके हैं। बीच में कई बार ये न्यूज़ आया भी था कि स्लो पॉइजन उनको दिया ही जा रहा है। और एक बात और भी थी ना, अभी कुछ 6 महीना पहले के आसपास था कि उनके साथ जेल में मिसबिहेव हुआ, रेप हुआ उनके साथ, एक फौजी मेजर ने किया। आया था, न्यूज़ में आया था। कल इनके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मिनिस्टर बोल रहे थे कि इमरान खान को देखिए, उनको अलग से डॉक्टर मिला है, उनका खुद का, अलग का उनका कुक है, अलग का उनका जिम है, टीवी है, फ्रिज है, AC है। तो उनके साथ कैसे ऐसे मिसहैपनिंग हो सकती है? तो नहीं हुई है तो मिलने दीजिए फैमिली मेंबर्स को। मुझे तो लगता है सर इसमें अमेरिका का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने ही आसिम मुनीर को पाला है, बड़ी तारीफ की है। आसिम मुनीर मेरे दोस्त हैं। मुझे ये लगता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा वाइडर गेम प्लान है, जिसमें उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, खाना खिलाया, और अब उसको अपने अफगानिस्तान और आसपास के रीजन में पाकिस्तान को यूज करेगा, बलूचिस्तान। और इसलिए पाकिस्तान की और वो जानता है कि वहाँ सिविल डेमोक्रेसी, सिविल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे फौज को ही। और कल ही आप देखिए सर, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने फायरिंग हुई है, और जिसमें वो पर्सन पकड़ा गया है वो अफगानिस्तान का है। तो ट्रम्प ने स्ट्रेट अवे कहा कि अफगानिस्तान इज अ डर्टी कंट्री, और अफगानिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। तो अफगानिस्तान, और पूरा ब्लेम उन्होंने जो बाइडेन पर डाल दिया। अफगानिस्तान को तो अमेरिका 20 साल से सबक सिखा रहा है, नहीं सिखा पाया, और छोड़कर भाग गया। अब क्या सबक? लेकिन हरकतें तो सब जो है इस रीजन में, जो कुछ घट रहा है, सब उसी की तो देन है। लेकिन ये इमरान खान वाला भी जो इशू है, इसमें आप देखिएगा आगे 110% निकल के आएगा कि अमेरिका इज इन्वॉल्व। 101%, क्योंकि अमेरिका अब इमरान खान को नहीं पसंद करता।
नहीं, अमेरिका ऐसे किसी भी मुल्क, शख्स, गवर्नमेंट किसी को पसंद नहीं करता जो अमेरिका के हिसाब से नहीं हाँ, नहीं चलता। हाँ। बात यही है। और आज से नहीं, हमेशा से। तो आसिम मुनीर टोटली एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इमरान खान इज नो मोर। अंदर ही अंदर, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इमरान खान चूंकि नहीं रहे, उनकी फौत हो चुकी है, और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत डरी सहमी, इसीलिए कुछ पशोपेश में है कि क्या बताएं, कैसे क्योंकि बताएं। सर देखिए, बिना, क्योंकि जलजला आ जाएगा, और बिना आग के धुआं नहीं होता सर। जब तक पेश कर देते, तो पेश कर देते, फैमिली मेंबर्स को मिलने दीजिए। उनकी बहनें डिमांड कर रही हैं, उनका बेटा पूछ रहा है आप क्यों नहीं मिला रहे, क्या छुपा रहे हैं, आखिरकार में क्या छुपाना है, आपने कुछ गलत किया तभी आप छुपा रहे हैं। तो है तो सर, इसमें कोई दाल में काला तो है सर, बल्कि ये पूरी दाल ही काली है। लेकिन इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, और मुझे पाकिस्तान के ऊपर बहुत कभी कभी दया आती है। अब पूरा टोटली फेल्ड स्टेट हो गया है सर, वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। क्या सोच करके कौम और मिल्लत के आधार पर कलमा, आसिम मुनीर का स्टेटमेंट था, कलमा के आधार पर हम बनाए गए देश हैं। क्या हासिल जिन्ना, पता नहीं क्या सोचा जिन्ना ने उस समय, टोटली फेल्ड अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। लेकिन इस पूरे खित्ते के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और अच्छा खासा एक देश उसको बंटवा दिया उन्होंने, बांट दिया, और एक नर्क बना दिया। हासिल कुछ नहीं हुआ। और वहाँ के लोगों के लिए वो देश एकदम नर्क बना हुआ है। देखिए, सिंध में झगड़ा चल रहा है, बलूचिस्तान में झगड़ा चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में झगड़ा चल रहा है, जो पंजाब रीजन इनका, वहां झगड़ा चल रहा है। टोटली पाकिस्तान जो है डिवाइड होने के कगार पे, हर तरह से वो टूट रहा है। अभी राजनाथ सिंह साहब ने कुछ दिन पहले बोला था सिंध में रिटर्न टू इंडिया। हाँ, बिल्कुल। तो सिंध में ऑलरेडी सिंधु देश बनाने की वहां डिमांड चल रही है। क्या कहें, हमसाया मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हम लोग दुआ करें पाकिस्तान के लिए कि वहाँ चीज़ बेहतर हो जाए। अब अगर बात करें एक और पड़ोसी, हाँ, बांग्लादेश में भी आप देखिए, और अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इस तरीके की कुछ वीडियो क्लिपिंग्स आई थी कि जो लिबरेशन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने वहाँ भारत के साथ मिल करके इतनी बड़ी जीत हासिल की और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो वो जो सरेंडर पर एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसकी तस्वीरों को वहाँ तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। इससे इतिहास तो नहीं मिट जाएगा? नहीं मिटेगा, बिल्कुल। इतिहास तो इतिहास ही रहेगा। दूसरा, आज फिर बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर पाकिस्तान कुछ समय से चल रहा है। वहाँ पर भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और शेख हसीना के साथ जिस तरीके से वहाँ के ट्राइब्यूनल ने उनको पहले फांसी की सज़ा दी, अब 21 साल की सज़ा दे दी। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके वजूहात क्या हैं, और जो उनकी मांग है कि शेख हसीना को भारत सरकार वापस करे, जो कभी नहीं करेगी, नहीं करेगी, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका सोच समझ है वो क्या कहती है? अब भारत, अनफॉर्चुनेटली भारत ऐसे जगह पर सिचुएटेड है सर, जहां दोनों मुल्कों जिससे हम घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, दोनों में ही पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन है। और बांग्लादेश को अगर मैं पाकिस्तान 2.0 कहूं तो कहीं से गलत नहीं है। बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे चल रहा है, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा। क्योंकि बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार थी, वहां फंडामेंटलिस्ट के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया था, जमाते इस्लामी वगैरह जो वहां था। अभी जो वहां की जो एक्टिंग गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो टोटली सब पाकिस्तान के पपेट बने हुए हैं। नहीं, वो तो सब अमेरिका के इशारे पर सब, वो बना ही इसीलिए है वो यूनुस जो है। अब उन्होंने शेख हसीना को ही डेथ पेनल्टी करा दी, वही 2024 में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था। अब शेख हसीना तो भारत में है। मुझे तो लगता है बांग्लादेश में एक नया इनकलाब हो जाएगा और फिर से विद्रोह, टूट फूट। हाँ, तो एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों तरफ स्थितियां बहुत खराब है। हाँ, लेकिन हम तो तीनों तरफ से घिर गए ना, क्योंकि चाइना भी हमको ऊपर से, नॉर्थ से और ईस्ट और वेस्ट में। वही हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमारे बॉर्डर्स बहुत अनसिक्योर्ड इसी वजह से हो जाते हैं सर। तो अब शेख हसीना, जैसा आपने बताया कि भारत शेख हसीना को भेजने को तो तैयार नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MEA ने कहा है कि रिक्वेस्ट आई है एंड वी आर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ इट, लेकिन ये बात सच है कि हम उनको रिलीज नहीं करेंगे। और हमारा बांग्लादेश के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है। हाँ, लेकिन उनको हैंडओवर नहीं करेंगे क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में पॉलिटिकल प्रिजनर्स का क्लॉज नहीं है। जी।
तो और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वन साइडेड रूलिंग है। शेख हसीना वाज नॉट देयर, तो उनकी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल जस्टिस कहाँ हुआ? नहीं, एक तरफ आपने दे दिया। उनके जो पुलिस चीफ थे उनके बयान पर, जो कि वादा माफ गवाह हो गए, अप्रूवर, उन्हीं के बयान पर इनको दे दिया, तो अपनी जान बचाएंगे ही। हाँ, तो वही सर ना कि तो फिर वन साइडेड ही डिसीजन आया ना, तो उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। प्लस वैसे भी भारत सरकार कतई नहीं देगी, क्योंकि शेख हसीना जी के गवर्नमेंट टाइम में मोदी जी के टाइम के रिलेशंस अच्छे रहे हैं। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जी बिल्कुल, हमारे देश का 100वां संविधान संशोधन हुआ, और हाँ, काफी बॉर्डर्स एक्सचेंज हुए थे, इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए थे, और प्लस हमने जो है हम बहुत मतलब वी वर अबाउट टू सॉल्व द तिस्ता इशू आल्सो, और हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी है ना बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 71 इंडिया ही ने उसके जन्म से लेकर अब तक भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वजह से अब देना भी नहीं चाहिए कि हम उनको भेज दें शेख हसीना को कि जाइए वहां फांसी हो गई है, हमार सोनार बांग्ला। और अगर शेख हसीना वहां चली गई तो जैसे पाकिस्तान के हालात है वैसे बांग्लादेश के हालात हो जाएंगे। है बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात, को मार डालेंगे, पक्का मार डालेंगे सर। ये जो रेडिकल है, फेयर ट्रायल, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो उनकी जान की रक्षा करना भारत का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और हमने इतिहास में भी हमेशा किया है सर ऐसा। तो गवर्नमेंट फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है ऐसा। अब अपने भी देश की कुछ बात करें। हमारे यहाँ अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स SIR जो चल रहा है, पूरे भारत में इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन शुरू कर रहा है, और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं और उनके वकील और तमाम संगठन गए हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें कुछ बातें बहुत साफ साफ कही कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल राइट है, कि वो जो वोटर लिस्ट है उसको अपग्रेड करे, उसको अपडेट करे, और उसमें जो त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको दूर करे। और जाहिर सी बात है, जो लोग कहीं देश छोड़ के चले गए, कहीं अपनी जगह छोड़ के चले गए, किसी की डेथ हो गई, किसी को किन्हीं भी कारणों से जो क्लॉज दिए हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, उसके आधार पर वोटर लिस्ट अपडेट होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके क्या मायने हैं और वो क्या कहते हैं? नहीं सर, आपने बिल्कुल अपने ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, पता तो चले आखिरकार में कौन हमारे देश का अपना जेन्युइन वोटर है। अब आप देखिए, जब बांग्लादेश इसमें वेस्ट बंगाल में SIR की बात आई, तो अब देखिए कितने बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का जो है न्यूज में आ रहा है डेली, जो इलीगली माइग्रेट करके आए थे वो बॉर्डर पहुंच गए और 20-20 साल से रह रहे हैं, आधार भी है उनके पास। तो देखिए, ये बात तो किसी भी देश के लिए, हम सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए उसके मतदान का अधिकार केवल और केवल नागरिकों के पास। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, जो फर्जी वोटर है उनको हटाना चाहिए। ये कैसे फिल्टर किया जाएगा? SIR के थ्रू किया जाएगा। अब विपक्ष रह करके बहानेबाजी ये कि SIR में हमारे नाम काट दिए जाएंगे। अभी मैं टीवी में सुन रहा था सर कि अखिलेश यादव ने बयान दिया मीडिया के सामने कि जहां जहां सपा जीती उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा में, वहां वहां से बीजेपी SIR के माध्यम से इनके वोटर्स को काट देगी, जिससे 27 के इलेक्शन में सपा जीत ना पाए। ये तो केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है इसका। और आपके पास अब बहाना SIR का आ गया। पहले आप EVM मशीन का लेते थे, अब आप SIR का बहाना ले रहे हैं कि SIR के थ्रू ऐसा किया जा रहा है। भाई साफ करना ये तो जरूरी है। हम नहीं अगर साफ करेंगे तो कितने लोग भारत में रह रहे हैं कैसे पता चलेगा? और लेकिन एक बात सच ये भी है कि ये बात भी सच है कि जानते हुए भी कि असम में इतने लोग रह रहे हैं या बंगाल में इतने लोग रह रहे हैं, सरकार ने भी सर किसी को भेजा नहीं, ये भी तो गलत बात है ना। गवर्नमेंट ने कितने लोगों को बांग्लादेश भेज दिया? नहीं, उसमें देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो उनकी गवर्नमेंट, उनके देश की सरकारें अपने ही लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है तैयार है। तो सही बात है, हमारी सरकार उनको कहाँ भेज दे अगर उनको अपने मुल्क की सरकार लेने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बात, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, तो उनको हम हिंद महासागर में धकेल नहीं सकते। चौथी बात यह है कि ऐसे लोगों को आप डिटेंशन सेंटर्स में या ऐसी जगहों पर अगर रख देंगे
तो उनका रहने ठहरने खाने पीने का वो भी सारा खर्चा खर्चा तो बढ़ा। आपको उठाना ही पड़ेगा। योगी ने कहा भी है डिटेंशन सेंटर बनाइए। बनाए। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आदमी तो बॉर्डर जो क्रॉस करके आ सरकार रहा, की जो गलती मुझे लगती है, एक तो मान लेते हैं हमारे बॉर्डर बहुत पोरस थे, उसको हम चले आए, लोग डिफेंड नहीं कर पाए, या 1971 से अब तक जो परिस्थितियां रही उसमें जिस तरीके की टोपोग्राफी है, टेरेन है, उसमें बॉर्डर्स को उस तरीके से सील बंद नहीं किया जा सका। अब काम हो रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह का बयान था संसद में कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वहां पर बाड़बंदी नहीं करने दे रही है, तो राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो मेरा मूल सवाल ये है कि ये सरकारी मशीनरी की लापरवाही और इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि उनके वोटर कार्ड कैसे बन गए, उनके आधार कार्ड कैसे बन गए, वो कैसे अब तक वोट देते आ रहे थे अगर फर्जी। और सर 20 साल से रह रहे हैं, तब मतलब किसी ने उनको ये भी नहीं किया, अब तक उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा सका, वही अब क्यों किया जा रहा है। और एक बात कि अपोजिशन पार्टीज जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है साबित करना, और जो उसके एक्शन कंडक्ट में दिखना भी चाहिए कि फ्री फेयर तरीके से काम हो रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से काम हो रहा है। नाम कटना नहीं चाहिए किसी का भी। क्योंकि अगर एक भी शिकायत ऐसी आती है और जो सही पाई जाती है कि एक जेन्युइन वोटर का नाम काट दिया गया, तो गलत है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में या दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑटोनोमस बॉडी है ना, ऑटोनोमस बॉडी है। और आप देखिए जो एसआईआर का प्रोसेस हो रहा है, अब इसमें न्यूज में आ रही है कि कई बीएलओज जो हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, इतना प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। तो विपक्ष कह रहा है कि डेडलाइन बढ़ाइए, 4 दिसंबर डेडलाइन दे रखी है उत्तर प्रदेश में, तो ये हो रहा है नहीं अब इसको 4 महीना और खींच के लेके जाइए, शादी ब्याह का मौसम चल रहा। नहीं ठीक है, हम कहते हैं डेडलाइन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये है आपका मानना ये है कि दिस होल प्रोसेस शुड बी नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट, नीट, क्लीन, एंड नो वन शुड बी एबल टू रेज फिंगर ऑन इलेक्शन कमीशन। बस अच्छा। देखिए, अगर आपने हमारे इलेक्शन कमीशन को ही डाउटफुल कर दिया, संदेह के दायरे में ला दिया, तो अगर चुनाव निष्पक्ष होते भी हैं तो उस पर शक और शुबा बना सही बात है। और कुछ ही संस्थाएं तो सर हमारे देश की एक फाउंडेशन है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, यूपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सिर्फ साफ और निष्पक्ष न्यायोचित होना ही काफी नहीं है, दिखना भी चाहिए। बात सही है, सही कह रहे हैं आप सर। तो एक आखिरी मुद्दा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूक्रेन को लेकर के जो रूस और अमेरिका में समझौता हो रहा है, बातचीत चल रही है, और अब यूक्रेन मान जाएगा, अब रूस मान जाएगा, अमेरिका बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। अब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर ही तोहमत लगा दी है कि ये नहीं चाहता है कि समझौता हो। क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, और क्या हो रहा है। सब अपना अपना उसमें उल्लू सीधा कर रहे हैं। अमेरिका अपना देख रहा है, रशिया अपना देख रहा है। रशिया किसी कीमत पर सर झुकने को तैयार ही नहीं है, और रशिया क्यों झुकेगा? अपने बगल में नाटो को क्यों बुला लेगा? बस यही बात है ना। तो जो उसकी 3-4 बातें हैं कि भाई नाटो बाहर हो जाए, बाहर करिए, जो उसकी डिमांड्स है वो जेलेंस्की माने, जेलेंस्की मानते नहीं, क्योंकि अमेरिका का उन पे भैया हाथ है, बॉस का हाथ है उनके ऊपर। तो कहते हैं अमेरिका देख लेगा। कई यूरोपियन कंट्री जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं और लड़ जेलेंस्की रहे, तो जेलेंस्की की गलती है ना। अपने लोगों को मार रहे हैं, अपनी इकोनॉमी पूरी बर्बाद कर डाली उन्होंने। अभी मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने जेलेंस्की को कई डॉलर्स के जो है वेपन्स देने की अनाउंसमेंट की है रशिया के खिलाफ। तो हमें नहीं लगता सर कि इन कमिंग डेज कोई पीस एग्रीमेंट होगा, बहुत मुश्किल है। रशिया और पुतिन तो भारत आ रहे हैं 4-5 दिसंबर को, 2 दिन के दौरे पर। जैसे वो हमास और इजराइल के बीच में जो भी समझौता हुआ वो भी खटाई में है। वो बस वैसे ही है, बातें हैं, बातों का क्या। तो अमेरिका चाहता ही नहीं है कि झगड़ा खत्म हो, नहीं चाहता। वो तो चाहता है उसकी आर्म्स इंडस्ट्री कैसे वो तो चाहता, और प्लस उसके बिजनेस कतई ही नहीं चाहता है कि रशिया पीसफुल कंट्री के फॉर्म में रहे, चार ऐसे लड़ते रहो, दोनों लोग बर्बाद होते रहो। तो मुझे नहीं लगता सर फिलहाल कोई पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो दरअसल ये सब कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।